शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चिंत रहिए, सफलता आपकी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 2 फरवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विस्तार से जानेंगे। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष 1 फरवरी को इकोनॉमिक क्षेत्र के लिए एक त्यौहार सा होता है। तो वही त्यौहार कल हुआ था, यानी 1 फरवरी को। तो उस त्यौहार से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। हमारे देश का पूरा लेखा जोखा इस बजट के अंतर्गत जारी किया जाता है कि आखिर किस क्षेत्र के लिए कितना पैसा अलॉट किया जाएगा पूरे साल, किस एक योजना को चलाया जाएगा, इन सारी बातों को हम करेंगे। तो देखिए, बजट जो होता है इसका हमारे संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से इसका उल्लेख है हमारे संविधान में। बाकी बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिए होंगे। अब बजट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं पढ़ने को। अगर इस करंट अफेयर की क्लास में हम बजट को पढ़ेंगे तो एक क्लास तो बजट की ही हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बजट को 2 से 3 क्लास में थोड़ी थोड़ी न्यूज़ के रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं एक एक न्यूज़ को आपको कवर करा दूंगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो बजट से जुड़े हुए पॉइंट होते हैं ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उसके साथ ही साथ सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करेंगे और बजट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। सबसे पहले तो एक रिकॉर्ड बना है, उसको याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है। 1947 से लेकर पहली बार ऐसा मौका है कि बजट को महिला वित्त मंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी दी है। यानी वित्त मंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही महिला हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 1947 से लेकर आज तक। क्योंकि आपको पता है वित्त मंत्री इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही महिला हैं। तो रिकॉर्ड बन गया है इस बार के बजट में, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता भी है, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये वित्त मंत्री थे आर के खड़मुखम शेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को इसे पेश किया था। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों को शामिल किया गया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है यहाँ से बजट से जुड़ा हुआ। तो एक एक पॉइंट को जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। कौन है वित्त मंत्री प्रेजेंट टाइम में? तो निर्मला सीतारमण है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के खड़मुखम शेट्टी थे। ठीक है, किसके द्वारा मंजूरी दी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो इस समय राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट सारे के सारे आपने अच्छे से क्लियर कर लिए ना। किस एक डेट को जारी किया जाता है? तो 1 फरवरी को जारी किया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो मोरारजी देसाई अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने वाले एक वित्त मंत्री थे और जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री थे। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोरारजी देसाई अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं और पहले ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर बजट को पेश किया है। ठीक है गाइस, तो ये सारे पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। अब 2023 का जो बजट आया है 2023-24 के लिए, इसमें आखिर कौन कौन से पॉइंट हमको लर्न करने हैं, और ये सारे पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि आगामी सारी परीक्षाओं के लिए पूरे साल जब तक अगला बजट नहीं आ जाता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए 2023-24 बजट पर कुछ नज़र डालते हैं। सबसे पहले कुछ बदलाव किए गए हैं। पर्सनल इनकम टैक्स की नई टैक्स रेट को जारी किया गया है कि 0 से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक
10% का टैक्स लगेगा इनकम टैक्स के तहत, ठीक है। 9 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर वालों पर 30% का टैक्स लगेगा। तो एक बार फिर से एक एक पॉइंट को मेरे साथ आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स फ्री रहेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक 10% का टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख रुपए पर 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% का टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर जितने भी होंगे उसमें 30% का टैक्स लगेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लीजिए। उम्मीद करता हूं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, अब हम बात करेंगे कि किस स्कीम में आखिर कितना एलोकेशन किया गया है पैसे का, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितना एलोकेशन किया गया है। तो सबसे पहले तो 2022-23 का याद रखिए 100 करोड़ का एलोकेशन किया गया था और 2023-24 में इसमें 1250 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। उसके बाद जल जीवन मिशन की बात करें तो 2022-23 में 60,000 करोड़ का किया गया था, जबकि 2023-24 में 70,000 करोड़ का किया गया है, ठीक है गाइस। फिर से एक बार देख लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसमें पिछले वर्ष 100 करोड़ का था और इस बार 1250 करोड़ है, जबकि जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ से बढ़कर 70,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। आगे बढ़ते कुछ और पॉइंट को जानते हैं। उसके बाद है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें 2000 बनाए गए थे और इस बार लक्ष्य रखा गया है 5,943 का, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 48,000 करोड़ रुपए पिछली बार खर्चा किया गया था, इस बार 79,590 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ईवी, जिसे हम फेम के नाम से भी जानते हैं। तो फेम में पिछले वर्ष 2,908 करोड़ था, जबकि इस साल 5,172 करोड़ है, ठीक है। फिर है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें पिछली बार 1,419 करोड़ था और इस बार 2,491 करोड़ है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं आपको मौका देता हूँ, एक एक बार स्क्रीनशॉट सारे लोग इस एक एक पॉइंट का लेते जाइए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया ना। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको एक एक पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो को देख लिया, नोटबुक में एक एक पॉइंट को नोट करना है और नोट करने के बाद इन सारे पॉइंट को लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि आपके आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और बजट पर बात करते हैं। तो अब जो मैं बात आपके सामने करने वाला हूं ये तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी नोटबुक में तुरंत ही नोट करते जाइए। स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा, लेकिन नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्टर्स, यानी किस एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत कितने रुपए का एलोकेशन किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5.94 लाख करोड़ का इसमें एलोकेशन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 2.70 करोड़ का किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में 2.41 लाख करोड़, याद रखिएगा ये सारी डिजिट लाख करोड़ में है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.06 करोड़ का किया गया है, लाख करोड़ का किया गया है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 5.94 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 2.70 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए 2.41 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए 2.06 लाख करोड़, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कितना किया गया, तो 1.96 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में 1.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1.60 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 1.25 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में 1.23 लाख करोड़, ठीक है गाइस। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग सारे लोग लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जो डेली फॉलो करते हैं इस चैनल को, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 40 क्वेश्चन
जीएस के आते हैं वहां पर बजट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन एक एक पॉइंट को आप नोट करके नोटबुक में अपनी डेली रिवाइज करिए, सारे के सारे पॉइंट लर्न हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर बहुत सारे यहाँ पर मनी है, बहुत सारे मनी है इधर उधर की, कैसे लर्न होंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारे पॉइंट लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये था कुछ बजट जो मैंने आपके भी डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट को। कुछ और बजट के पॉइंट होंगे जो मैं डेली लाता रहूंगा क्लास के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से। माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त करे गए हैं। तो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ नियुक्त किया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कॉमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए केंद्र बनाना है। यह भारत का पहला और एकमात्र समुद्री क्लस्टर है। न्यूज़ क्लियर हो गई है ना? एक बार फिर से देख लो। अपॉइंटमेंट से न्यूज़ है कि माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ नियुक्त करे गए, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इस न्यूज़ से रूबरू कराया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने अवार्ड का नाम बदल करके पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न के नाम पर कर दिया है। आपको पता होना चाहिए, शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था। उनकी एक बुक बड़ी फेमस है, पिछले साल चर्चा में भी बहुत रही है, नो स्पिन नाम है। तो न्यूज़ क्या है आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा, इन्होंने जीता है शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा, इन्होंने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला शेन वॉर्न पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार का नाम स्पिनर शेन वॉर्न के सम्मान में रखा गया था, जिनका पिछले वर्ष मार्च 2022 में निधन हो गया था, ठीक है। ख्वाजा वोटिंग पीरियड में 78.46 पर 1020 रन के साथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष रन स्कोरर भी रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। अब ये क्या है आइए जानते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है जिसका नाम है हर गांव हरियाली। इसने 2022-23 के दौरान 1.35 करोड़ पौधों के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 90 लाख पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बना लिया है। इस अभियान को नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। सरकार ने सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन जम्मू और कश्मीर के दृष्टिकोण के अनुरूप इस पहल की शुरुआत करी थी। तो याद रखिए, हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना लिया है। कहाँ की ये पहल है? तो जम्मू कश्मीर की पहल है। सरकार का इसमें लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से को वन और वृक्षों के दायरे में लाना है, ठीक है। न्यूज़ क्लियर आपको बहुत ही अच्छे से हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बताइए, जम्मू कश्मीर की कौन सी धाराएं थी जिनको खत्म कर दिया गया था? आपको पता होना चाहिए। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे क्योंकि जम्मू कश्मीर की किसी एक धारा को समाप्त कर दिया गया था। कौन सी थी वो धारा? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और ये बताइए, जम्मू कश्मीर से अब जब अलग हो गया लद्दाख, तो लद्दाख का एक नेशनल पार्क है जो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उस नेशनल पार्क का जल्दी से नाम बताइए, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा। तो 31 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा करी है। राज्य सरकार की 3 राजधानियों का निर्माण करने की योजना है, जिसमें अमरावती को विधायी राजधानी बनाया जाएगा, विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपको याद रखनी पड़ेगी न्यूज़, ठीक है, कि विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा। इस प्रकार से अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो जाएंगी। कौन कौन? तो विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम और न्यायिक राजधानी कुर्नूल, ठीक है गाइस। आंध्र प्रदेश के कौन है सीएम? तो जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को विचार ये किया गया कि इससे राज्य को काटकर अलग कर दिया गया, जो कि तेलंगाना था, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आता है तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? तो 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को
तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में बना था। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो 3 राजधानियां हो गई हैं अब आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने इस पे फॉलो किया है दक्षिण अफ्रीका के मॉडल को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका का जो मॉडल है यहाँ पर भी 3 राजधानियों को प्रावधान है, यानी 3 राजधानियां चलाई जाती हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की कौन कौन है 3 राजधानियां? अभी आपका काम रहेगा वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट कॉलम में जाकर के आंसर करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के जो मॉडल है 3 राजधानियां बनाने वाला, कौन कौन 3 राजधानियां हैं बताइएगा। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। एर्नाकुलम जो कि केरल का एक जिला है, 10,000 से अधिक नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला केरल का पहला जिला बन गया है। केरल ने अपने 2022-23 के बजट के दौरान उद्यम अभियान शुरू किया था। माई एंटरप्राइजेज नेशंस प्राइस टैगलाइन के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाया गया। साथ ही केरल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 को उद्यम वर्ष भी घोषित किया है। इन प्रयासों के कारण केरल में एमएसएमई की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एमएसएमई क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे लघु व मध्यम उद्योग। तो अब ये बता दीजिए, छोटे लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय वर्तमान में किस एक मंत्री के पास है? कमेंट कॉलम में करिए आंसर। हम बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ। क्या है आखिरी न्यूज? तो आखिरी न्यूज है क्रिकेटर से। हरमनप्रीत कौर से आप परिचित है ना? ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शान है, यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अच्छा, भारतीय महिला टीम से याद आ रहा है, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे देश की लड़कियों ने गौरवमयी इतिहास लिखा है, आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में जाकर के इन्होंने जीता है वर्ल्ड कप, अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप, जो इंग्लैंड को हराकर इन्होंने जीता है। और कौन थी टीम की कैप्टन? तो सैफ अली। ठीक है, सैफ अली टीम की कैप्टन थी, आपको पता होना चाहिए। कौन बनी थी मैन ऑफ द सीरीज? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और तितान साधु बनी थी मैन ऑफ द मैच। ठीक है, चलिए न्यूज पर आते हैं। तो प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, प्यूमा इंडिया जो कि एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, पूरे साल ब्रांड के फुटवियर, परिधान और एक्सेसरीज का प्रचार करेंगी। अब प्यूमा इंडिया के कौन? हरमनप्रीत कौर। इस डील के साथ हरमनप्रीत कौर विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा जैसे ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हुए हैं। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात हम कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में ही नियुक्त करे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। सबसे पहला नाम है निकाहत जरीन का, जिन्हें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिर है उत्तराखंड राज्य, जिसकी सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए प्रसून जोशी को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, प्रसून जोशी किस एक पद पर कार्यरत है? क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में बता दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सोनू सूद को देश अभियान के मेंटर के रूप में घोषित किया गया था। पीआर श्रीजेश को केरल पर्यटन एडवेंचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, निकाहत जरीन कौन है? तो अभी आपको याद ही होगा, निकाहत जरीन जो कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें मेडल लेकर आई थी, गोल्ड मेडल, तो बहुत ही चर्चित नाम है। अच्छा, आपको पता है क्या खेल पुरस्कार दिए गए थे? निकाहत जरीन को कौन सा खेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया था? क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसने जीता था? तो अचंता शरद कमल ने जीता था। किस एक खेल से जुड़े हुए? अभी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तो ये थी ओवरऑल आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से एक एक न्यूज़ जो भी मैंने आपको पढ़ाई है अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में के न्यूज़ को पढ़ाता हूँ, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में एग्जामिनर का फेवरेट हो गया है, क्योंकि डीप में जा करके बहुत ज़्यादा एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ इस चैनल पर जो पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पर उनका एक भी क्वेश्चन गलत हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सक्सेस सीरीज़ की, जिसको आप नहीं देखते हैं, आप उस पर जाइए और जाकर देखिए। 50+ स्टैटिक जीके के वीडियोज़ हैं
जो आपकी आने वाले सारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, शून्य से शिखर तक सीरीज जो कि हमारे चैनल के फाउंडर सर के द्वारा जीएस की डिटेल क्लास करी गई हैं, तो उनको भी जाकर देख सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है गाइज, तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।